morning students, myself Dr. Reenu, welcome to my class। बच्चों, आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में एंजॉय आ रहा होगा या एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, हम लोग आज अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, हिस्ट्री में चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से उन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार किया था। सॉल्ट मार्च मीन्स नमक सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मीन्स नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग ने ऐसी इवेंट्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार किया था और उसके साथ ही साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई थी कि गांधी जी को लगा कि अब हमें एक नया मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। क्या सिचुएशंस थी कि जब लॉर्ड इरविन में डोमिनियन स्टेटस और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का ऑफर किया था, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे यंग लीडर जो उसमें कांग्रेस में इमर्ज हो रहे थे, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। इसके साथ ही साथ जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो इंडिया की सारी पार्टियों ने, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी इसका अपोज किया। तो ये गांधी जी को लगा कि ये समय सिचुएशंस बहुत सही है और हमें एक मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए और उन्होंने सीडीएस मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। अब बच्चों, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है? तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा मतलब कि गवर्नमेंट जो कुछ भी रूल को बनाती है, जो कुछ भी रूल बनाएगी, हम उसको ब्रेक करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको डिसओबे करेंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च को लागू किया। अब बच्चों, ये सॉल्ट मार्च कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? अब इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि जानेंगे कि क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न थे, महात्मा गांधी ने किस उद्देश्य से सॉल्ट को चुना और इसके क्या इम्पैक्ट हुए, इसका क्या रिजल्ट निकला। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट मार्च की क्यों लॉन्च किया गया और उसकी क्यों ज़रूरत थी और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट मार्च इसलिए लागू किया गया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सॉल्ट पर टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये गलत बात है, ये अनजस्ट है, क्योंकि सॉल्ट जो है एक बेसिक कमोडिटी है, लोगों की बेसिक नीड्स है और वो हमें नेचर से मिलती है, तो इस पर आपको टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या है? सॉल्ट तो हमारे नेचर से ही मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये ब्रिटिशर्स के उस ऑप्रेसिव नेचर को दिखाता है कि वो किस तरीके से वो ज़रूरत की चीज़ों पर भी लोगों की ज़रूरत की चीज़ों पर भी टैक्स लगा रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये उनकी क्रूएलिटी को दिखाता है ब्रिटिशर्स की कि किस तरीके से उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया है। तो उन्होंने सॉल्ट मार्च करने का फैसला किया। सॉल्ट मार्च करने के लिए उन्होंने सॉल्ट मार्च इसलिए किया ताकि वो इस सॉल्ट लॉ को तोड़ सकें। और सॉल्ट लॉ को कैसे वो ब्रेक करेंगे? इसके लिए वो समुद्र के किनारे उन्होंने जा करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। तो वो कैसे किया, ये अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। चूँकि अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों सिंबल के रूप में चुना? क्यों सिंबल के रूप में चुना सॉल्ट को ही? वो और भी चीज़ चुन सकते थे। तो सिंबल के रूप में गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए चुना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके, क्योंकि मूवमेंट को उनको लॉन्च करना है और मूवमेंट को ज़्यादा ब्रॉड बनाना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत होगी। और चूँकि सॉल्ट ये क्या है? सॉल्ट जो है कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक,
वो जो सॉल्ट था वो गरीब और अमीर दोनों के द्वारा समान रूप से यूज़ किया जाता था, इसलिए दोनों लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस करते थे। क्या हुआ, नमक के बिना हम लोग का खाना नहीं बन सकता है ना बच्चों, तो नमक एक बेसिक नेसेसिटी है, इसी लोग जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दूसरा ये पॉइंट ये था कि नमक तो एसेंशियल फूड आइटम था, बिना उसके खाना बन ही नहीं सकता था, इसलिए लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो गांधी जी ने ये सोचा कि अगर मैं नमक को एक सिंबल के रूप में लूँगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे मूवमेंट से, और उन्होंने उसको अपना प्रोटेस्ट करने का एक माध्यम बनाया ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके और नए मूवमेंट को लॉन्च कर सके। कौन सा नया मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए सॉल्ट को उन्होंने एक सिंबल के रूप में यूज किया। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गांधी ने सॉल्ट को ही एक क्यों सिंबल के रूप में यूज किया। तो बच्चों यहाँ पर ये वो हो जाता है कि गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, इसके पीछे भी एक कहानी है और क्यों स्टार्ट किया। तो चूंकि उस समय इंडिया में जो इंडिया के लॉर्ड थे, लॉर्ड इरविन जो थे, उन्होंने इस लॉर्ड इरविन का हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में हम लोग पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वही लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कांग्रेस लीडर्स को ऑफर दिया था, लालच देने के लिए, उनको भटकाने के लिए 2 ऑफर दिए थे, डोमिनियन स्टेटस का और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का। मैंने बच्चों डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है ऑटोनोमस, स्वायत्तता, अपना खुद का शासन। उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार खुद बनाइए, अपने लीडर खुद चुनिए, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट खुद बनाइए, लेकिन आप रहोगे किसके अंडर में? क्राउन के अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। वही जो भी डिसीजन लेना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेगी। तो ये डोमिनियन स्टेटस हो गया। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती थी कि ये लंदन में होती थी और यहाँ से इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता था और कहा जाता था कि आप अपने इश्यूज को यहाँ पर रखो, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों ही डिमांड्स को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे यंग लीडर्स जो रेडिकल थे, जिनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी थी, जो पढ़े लिखे थे, जो अंग्रेजों की चालों को समझते थे, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था। तो ये वही लॉर्ड इरविन है। तो अब यहाँ पर उल्टा हो गया। वो उस समय जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो लॉर्ड इरविन उस समय महात्मा गांधी को ऑफर कर रहे थे। अब महात्मा गांधी ने यहाँ पर लॉर्ड इरविन को ऑफर किया। क्या ऑफर किया बच्चों? उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, लेटर टू वॉइसरॉय। लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा स्टेटिंग 11 डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड बाय 11th मार्च, और उसमें 11 मांगे लिखी गई थी, 11 डिमांड्स लिखी गई थी जो कि इंडियन से रिलेटेड थी, भारतीयों की प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। और उनमें से एक मांग ये थी कि सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाए, सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय को लेटर लिखा तो लोगों भारतीयों को लगा कि हमारी मांग ब्रिटिशर्स तक पहुंच रही है, इसलिए उनको अच्छा लगा। तो इनमें से जो भी 11 डिमांड थी वो सब भारतीयों से संबंधित थी। तो महात्मा गांधी ने उनको लेटर लिख करके ये लॉर्ड इरविन तक पहुंचाया। उस लेटर में ये लिखा गया था कि 11 मार्च तक अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो हम एक मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बहुत हल्के में लिया। उसे लगा कि महात्मा गांधी क्या होगा अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह एक और नया मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की डिमांड को नहीं माना। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर दिया। अब सॉल्ट मार्च या नमक सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि सॉल्ट मार्च और नमक सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपने 78 वॉलेंटियर्स को लेकर के 240 माइल्स
तक चले, 24 डेज तक साबरमती टू दांडी पहुंचे। तो गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स को लिया। वॉलंटियर्स मतलब कि उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनको लिया और 240 माइल दूर वहाँ से साबरमती से चल करके दांडी पहुंचे और वो 24 दिनों तक चलते रहे। इट मीन्स कि पर डे वो 10 मील चलते थे, 10 मील चलते थे और रास्ते में लोगों से बात करते जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते जाते थे, उनको मूवमेंट के बारे में बताते जाते थे कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स को ही क्यों लिया, 78 वॉलंटियर्स को ही क्यों लिया? तो यहाँ इसका आंसर ये है कि गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स में से केवल उन्हीं 78 वॉलंटियर्स को लिया जो बहुत तेज चलते थे। क्योंकि बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी बहुत तेज चलते थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों को चूज किया महात्मा गांधी ने कि जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। और इस तरह से महात्मा गांधी उन वॉलंटियर्स को लेकर के 240 मील दूर दांडी की यात्रा की और 24 दिनों के बीच में वो पीजेंट से, किसानों से, लोगों से मिलते रहे और मूवमेंट के बारे में वो लोगों को बताते हैं कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, अगला उसमें ऐसे ऐसे होगा। तो जब गांधी जी दांडी पहुंचते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं, गांधी जी दांडी पहुंचने पर क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। सॉल्ट लॉ कैसे ब्रेक करेंगे? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए वो नमक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों? तो ये बहुत आसान है बेटा। बच्चों समुद्र के पानी को, ओशियन के पानी को लेकर के अगर उबाल दिया जाए तो उससे नमक बन जाता है। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रोटेस्ट किया या उसको चैलेंज किया। तो चूंकि ये दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930, एंड हुआ 6 अप्रैल 1930। अब बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना था। मेन एम था ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करना। कोऑपरेट हम कैसे नहीं कर सकते थे ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्कूल्स ना जा करके टीचर्स बच्चों को पढ़ा ना करके, जो लॉयर थे वो कोर्ट ना जाएं और काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें, फॉरेन गुड्स का या फॉरेन क्लोथ्स का यूज़ ना किया जाए और बायकॉट किया जाए जो फॉरेन चीज़ों का। तो इस तरीके से हम उनके साथ कोऑपरेट ना करना ही ये कहलाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये है कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉ बनाए, जो भी नियम बनाए हैं उनको हम नहीं मानेंगे, उनका हम डिसओबे करेंगे, उनको फॉलो ना करना ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहलाता है। तो जैसे गांधी जी ने नमक कानून, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया, गांधी जी ने उसको तोड़ा सॉल्ट बना करके। तो ये मेन डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। तो मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट को बना करके उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फॉलो किया। रिफ्यूज टैक्स को रिफ्यूज करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो किया। वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ा। मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया है कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ बहुत स्ट्रिक्ट बनाया था, जिसके थ्रू किसी जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स थे उनको जंगल में जाने की परमिशन नहीं थी और जंगल की चीज़ों को यूज़ करने का भी परमिशन नहीं था, जिससे कि वो परेशानी में आ गए। तो गांधी जी ने उसको भी तोड़ने के लिए लोगों को प्रोटेस्ट किया। तो ये मेन डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। तो अब बच्चों की अब क्या है कि गांधी जी ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया तो उन्होंने बताया कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी बढ़कर होगा, इसमें और ज़्यादा अंग्रेजों का
प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो जब गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगी ही। गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हुआ। तो गवर्नमेंट का ये रिएक्शन हुआ, मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड, अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार का, महात्मा गांधी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो उस समय के मेन लीडर थे सभी को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर ये चार्जेस लगाया कि ये मिसलीड कर रहे हैं मासेस को, जनता को गुमराह कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो उनमें मेन लीडर थे उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे और लोग इनकी बातों को बहुत मानते थे, इनको बहुत लाइक करते थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे वेस्टर्न साइड पर सीमाओं पर, पाकिस्तान की सीमाओं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमाओं पर ही मूवमेंट को सक्रिय रखा, लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया। इन्होंने रेड कुर्ती मूवमेंट भी चलाया था। तो ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब ये इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया है महात्मा गांधी ने और उनकी बात को नहीं माना है और लॉर्ड इरविन ने इनकी बात को माना नहीं, तो उनको लगा कि अब किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, उनके ऊपर चार्जेस लगा करके। तो इधर खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया और उधर महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया तो पेशावर के लोग बहुत वायलेंट हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे तोड़ डाला, पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वो वायलेंट हो गए। और जब इधर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो भी लोग वायलेंट हो गए, पुलिस के साथ जगह जगह झड़पें होने लगी, रैलीज निकाली जाने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी और इस तरह से मूवमेंट वायलेंट हो गया। तो जब गांधी जी ने देखा कि मूवमेंट वायलेंट हो गया है तो उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया, प्रोटेस्ट बाय मासेस कॉलिंग ऑफ। गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। कॉल ऑफ कर लिया मतलब कि बंद कर दिया। तो गांधी जी ने देखा कि जब सिचुएशन बिगड़ रही है तो उनको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट सपोर्टिव हो जाए। गवर्नमेंट सपोर्टिव हो जाएगी, गवर्नमेंट सपोर्टिव ही, और गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ। अब इस पैक्ट की क्या खास बात थी, क्या खासियत थी इस पैक्ट की, तो इसमें हम बताते हैं बच्चों, इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि जो इस गांधी इरविन पैक्ट की ये बात थी कि जैसे ही ये पैक्ट लागू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी से कहा कि सबसे पहले वो मूवमेंट को बंद कर दें, जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है उसको बंद कर दें। और फिर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का ऑफर किया। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1931 में। बच्चों आपको रिकॉल करिए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में थी, जिसका ऑफर लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस लीडर को दिया था और उसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे लीडर्स ने रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर से वही ऑफर गांधी जी को दिया गया और उनको लंदन बुलाया गया। गांधी जी जब लंदन पहुंचे तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो गए। वहाँ पर उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल ही नहीं हुआ और वो डिसअपॉइंटेड होकर निराश हो गए और इंडिया वापस लौट आए। इंडिया वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी गेम पलट दिया है, सारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने और इधर सारे बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया था और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, गांधी जी के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है, लोग लगाते हैं कि अगर गांधी जी आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लंदन गए थे तो आपको भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए ब्रिटिशर से बात करनी चाहिए थी। तो गांधी जी के ऊपर ये भी ब्लेम लगा कि उन्होंने ब्रिटिशर से भगत सिंह की फांसी को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया।
तो जब गांधी जी ने ये सिचुएशंस को देखा तो उन्होंने कहा कि अब वो मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च करेंगे, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ कर लिया था, जब बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च करेंगे। तो उन्होंने पहले तो अब क्या जनता को ये लगने लगा कि जनता लोगों का मन खट्टा हो गया, उनको ये लगने लगा कि पहले लॉन्च करते हैं फिर बंद करते हैं, पहले लॉन्च करते हैं और जरा सा हम वायलेंट हो जाते हैं तो ये मूवमेंट को बंद कर देते हैं। इसलिए जब गांधी जी ने सेकंड टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1931 में लॉन्च किया तो उनको क्या रीलॉन्च किया तो उनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, और पब्लिक का सपोर्ट ना मिलने के कारण 1 साल के अंदर ये मूवमेंट अपने आप बंद हो गया। तो बच्चों आपने ये देखा कि मैंने आपको क्या क्या डिस्क्राइब किया, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब किए, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च क्यों लागू किया गया, कैसे किया गया और कब हुआ, और इसमें सॉल्ट मार्च में क्या क्या खास बातें थी, और इसमें 78 फॉलोअर्स को लेकर के गए गांधी जी, 24 माइल्स चले, और चूंकि डांडी क्या था, इसमें डांडी के बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि डांडी क्या था। डांडी एक कोस्टल एरिया था, गुजरात कोस्टल टाउन था गुजरात का। गुजरात ये है बच्चों, गुजरात इंडिया के मैप में ये है, तो ये कोस्टल एरिया था। तो कोस्टल एरिया मीन्स होता है कि समुद्र किनारे का प्रदेश। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, डांडी को बोर्ड में मैप में मार्क करने के लिए बताया जाता है। तो कोस्टल एरिया है तो इसलिए आपको यहाँ ऐसे अगर आप मार्क कर देंगे तो थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो मेन बात ये है कि कोस्टल एरिया कहाँ होगा, समुद्र के किनारे होगा। तो समुद्र के किनारे का ये एरिया, तो दांडी एक कोस्टल एरिया था, कोस्टल टाउन था। तो गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर के उन्होंने 240 माइल्स तक पैदल चला और 24 डेज तक चल करके वो साबरमती से दांडी पहुँचे। उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, नमक बनाया और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, चुनौती दी। अब ये उन्होंने सिंबल के रूप में सॉल्ट को इसलिए यूज़ किया था क्योंकि सॉल्ट जो है वो गरीब अमीर दोनों के द्वारा एक समान रूप से यूज़ किया जाता है, और चूंकि ये एसेंशियल फूड आइटम है, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लस ये हमें नेचर से मिलता है, इसलिए ब्रिटिशर्स को इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और अगर ब्रिटिशर्स टैक्स लगाते हैं तो ये उनकी क्रुएल्टी को शो करता है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया तो गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट का रिएक्शन ये था कि बहुत सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से एक थे मेन खान अब्दुल गफ्फार खां और महात्मा गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लीडर थे, लोग उनकी बातों को मानते थे। रेड कुर्ती मूवमेंट इन्होंने चलाया था, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया तो पब्लिक क्या हो गई थी, वायलेंट हो गई थी। तो वायलेंट होने की वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने के बाद गांधी जी ने सोचा कि सिचुएशन बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहिए कि गवर्नमेंट सपोर्टिव हो जाए। गवर्नमेंट सपोर्टिव हुई और गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन पैक्ट कहलाया। वो 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कहा कि मूवमेंट को सबसे पहले बंद करो और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी को ऑफर किया। गांधी जी जब लंदन गए तो बहुत डिसअपॉइंटेड होकर के लौटे। वहाँ देखिए कि यहाँ वापस लौटने पर देखा ब्रिटिशर्स गेम पलट चुके थे, सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से गांधी जी ने सोचा कि अब हम वो मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। जब उन्होंने रीलॉन्च किया तो अब पब्लिक का मन खट्टा हो गया था, लोगों का मन, उनको लगता था कि ये बार बार लॉन्च करते हैं और कॉल ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए जब सेकेंड टाइम गांधी जी ने रीलॉन्च किया तो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, और ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये मूवमेंट अपने आप ही 1 साल के अंदर खत्म हो गया। तो बच्चों आई होप कि दिस इज क्लियर, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों
अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों प्लीज़ ज़रूर से करिए सब्सक्राइब और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।